नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने रखा है नए भारत का रोड मैप। भारत आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लॉन्च करने जा रहा है, जिससे देश के विकास को एक नई दिशा मिलेगी। प्रधानमंत्री ने देश को सुपर पावर बनने का नया रास्ता दिखाया, तो सबका साथ सबका विकास के साथ सबका प्रयास का नारा भी जोड़ा। हम तमाम मेहमानों से बात करेंगे कि लाल किले से हुए नए ऐलान नए भारत का रोड मैप है, लेकिन पहले सुन लेते हैं प्रधानमंत्री ने गति शक्ति योजना को लेकर क्या कहा। भारत आने वाले कुछ ही समय में प्रधानमंत्री गति शक्ति का नेशनल मास्टर प्लान, उसको देश के सामने करोड़ों देशवासियों को सपना करने वाली एक बहुत बड़ी योजना लेकर के हम आपके सामने आने वाले हैं, उसको लॉन्च करने वाले हैं। 100 लाख करोड़ से भी अधिक की योजना लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाली है। गति शक्ति हमारे देश के लिए एक ऐसा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान होगा जो होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखेगा, हमारी इकोनॉमी को एक इंटीग्रेटेड और होलिस्टिक पाथवे देगा। अभी हम देखते हैं कि हमारे ट्रांसपोर्ट के साधनों में कोई तालमेल नहीं होता। गति शक्ति साइलोस को तोड़ेगी। भविष्य के रास्ते से हम इन सब रोडों को, जितनी कठिनाइयां हैं उनको हटाएगी। इससे सामान्य मानवीय के लिए ट्रैवल टाइम में कमी आएगी और हमारी इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी और भी बढ़ेगी। गति शक्ति हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव करने में भी बहुत बड़ी मदद करेगी और इससे फ्यूचर इकोनॉमिक जोन्स के निर्माण की नई संभावनाएं भी विकसित होगी। अमृतकाल के इस दशक में गति की शक्ति भारत के कायाकल्प का आधार बनेगी। तो पीएम ने अपने भाषण में भारत के विकास का एक नया रोड मैप दिया है। किस तरह से भारत को सुपर पावर बनाएंगे, उसका एक नया रोड मैप रखा है। इसको लेकर क्या कुछ बातें चल रही हैं और उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी जुड़ गई हैं, जेडीयू के प्रवक्ता राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी साहब, सीपीआई नेता अतुल अंजान साहब और लेखक रतन शारदा हमारे साथ मौजूद हैं और रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल AK सिवाच भी मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रिया जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। जो रोड मैप भारत के विकास का पीएम साहब ने रखा है, कैसे इसको आप लोग देख रहे हैं? मैं तमाम बातें करने से पहले जरूर ये बोलूंगी कि सबसे पहले तो इस पूरे देश को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, और मैं आशा करती हूं कि हम जिन लोगों ने बलिदान दिया इस देश के स्वाधीनता और संग्राम में, स्वतंत्रता संग्राम में, उनके बलिदान की लाज रखकर हर तरह से स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे, बोलने की, अभिव्यक्ति की, विचारों की स्वतंत्रता की। तो मैं आप सब लोगों को सबसे पहले तो शुभकामनाएं देती हूं। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में भी 100 लाख करोड़ के एक प्रोजेक्ट की बात करी थी, 2020 में भी 100 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट की बात करी थी, अब 2021 में भी 100 लाख करोड़ प्रोजेक्ट की बात करी है। तो बात समझने वाली यह है कि कब तक ये नींबू निचोड़ा जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा निचोड़ने पर नींबू कड़वा हो जाता है। आज जब प्रधानमंत्री जी, परिस्थितियां अलग हैं, आज जब प्रधानमंत्री जी रेड फोर्ट पे खड़े होकर देश को संबोधित कर रहे थे, तो देश उनसे सच सुनना चाहता था। देश सुनना चाहता था कि आगे का मार्ग कैसे तय होगा। कोरोना का पैंडेमिक है, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के शोषण का मामला, बच्चियों की सुरक्षा का मामला। प्रधानमंत्री ने जैसे बिना उन चीजों की बात किए, अनदेखी करके कुछ अलग ही माहौल में बात कर रहे थे। तो पहले तो 100 लाख करोड़ वो 3 साल से बोल रहे हैं, वो नींबू निचोड़ निचोड़ कर अब कड़वा हो गया है। दूसरा, युवाओं के बारे में बात करी। कितनी युवाओं के लिए नौकरी लगाई है आपने? कितने देश के युवा को बेरोजगार कर छोड़ा, इसके बारे में बात कौन करेगा? महंगाई की बात आप देख छुई भी नहीं, लोगों की कमर टूट रही है महंगाई से। किसानों की बात आप कर सकते हैं,
600 किसानों की मौत हो गई, 600 किसानों की शहादत हो गई प्रोटेस्ट करते हुए, उनकी खोज खबर कौन लेगा? आपके घर से, मैं अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं, आपके घर से 20 किलोमीटर दूर 9 साल की एक छोटी सी दलित बच्ची का रेप हो जाता है, उसको जला दिया जाता है, उसके अधजले पैर उसके परिवार को मिलते हैं, न्याय की गुहार तो लगाना दूर, आप तो उसके बारे में एक शब्द तक नहीं बोलते हैं। आप बच्चों की सुरक्षा की बात कर रहे थे आज। मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को लगता है कि देश ऐसे ही चलता रहेगा उनके जुमलों से, लेकिन देश मर्यादा नैतिकता से चलता है। आज देश आपके सामने कड़े सवाल पूछना चाहता है जिनका जवाब आपके पास है नहीं। ठीक है सुप्रिया जी। अतुल अंजान साहब, मैं केसी त्यागी के पास जाऊं उसके पहले मैं आपकी राय इस पर जानना चाहता हूं। आप किस तरह से देख रहे हैं जो सुपर पावर बनाने की बात वो कर रहे हैं और भारत का नया रोड मैप जो उन्होंने रखा है? सुप्रिया जी ने अपनी बात रखी, मैं आपका भी पक्ष सुनना चाहता हूं इस पर। अदर जी, आज प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से 74वें वर्षगांठ पूर्ण होने पर 75वें वर्षगांठ के ऊपर अपनी लंबी चौड़ी 88 मिनट की तकरीर की। सबसे पहले मैं एबीपी के माध्यम से आपने तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता की हिफाजत करते हुए इस 74 वर्षगांठ पूरे करके 75वें में प्रवेश करने के लिए कोटिशः धन्यवाद, अभिनंदन करते हुए ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आज के दिन मैं महात्मा गांधी को याद करता हूँ, शहीद आजम भगत सिंह को याद करता हूँ, अशफाक उल्लाह खान को याद करता हूँ और मैं सुब्रमण्यम भारती की कविता को याद करता हूँ। मैं याद करता हूँ बाबा सोहन सिंह भखना को और मैं याद करता हूँ बाबा सोहन सिंह जोश को, उन तमाम क्रांतिकारियों को, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद और ठाकुर रोशन सिंह को। देश की तरफ से नतमस्तक होते कहना चाहता हूँ कि अफसोस है कि 88 मिनट के इस भाषण में राष्ट्रपिता बाबा कौम गांधी जी का नाम नहीं लिया गया। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की नाम की तो बात ही छोड़िए, नाम नहीं लिया गया उन क्रांतिकारियों और बलिदानियों का जो कहते थे कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। लंबी लंबी बातें, 100 लाख करोड़, फलाना करोड़ हमने देखा। मैं आज ये कहूँ कि भाषण था प्रधानमंत्री का, उससे भी ज़्यादा उनका कपड़ा बड़ा हसीन था, उनकी वेशभूषा बड़ी शानदार थी। लेकिन देश में जब वो भाषण कर रहे थे तो मैं सिंधु बॉर्डर पर दिल्ली के बाहर किसानों के बीच में जो 8 महीने से संसद की बाहर डेहरी पर बैठे हुए हैं अपनी आवाज रखने के लिए, उनसे बात कर रहा था। लेकिन किसानों की बड़ी बात हुई, लेकिन किसानों की समस्याओं की चर्चा नहीं हुई। ठीक है सर, आप रहे। केसी त्यागी साहब, दोनों मेहमानों को आपने सुना। मैं जो बातें पीएम साहब ने कही और जो हमारे दोनों मेहमान कर रहे हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं लेना चाहूंगा सीधे तौर पर। नहीं, कांग्रेस की प्रवक्ता अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मशहूर हैं और अतुल अंजान जी मेरे छात्र जीवन के मित्र हैं। मैं दोनों से बहुत स्नेह भाव के साथ कहना चाहता हूं कि आज का दिन नकारात्मक टिप्पणियों का नहीं है और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं हैं। वो 135 करोड़ का जो मुल्क है उसके सिरमौर हैं, उसके प्रधानमंत्री हैं। बीजेपी से आपके वैचारिक मतभेद हैं और होने चाहिए। अतुल अंजान जी तो हम लोगों के मित्र ये नारा लगा करके बड़े हुए हैं, देश की जनता भूखी है, ये आज़ादी झूठी है। इसलिए सरकार में तमाम कमी निकालने के उनके इच्छा और इरादे का मैं सम्मान करता हूं। लेकिन आज अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं आज़ादी का, और महात्मा गांधी, सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी के विचार, उनका नेतृत्व और उनकी नीतियां, उन्हीं की वजह से देश आज़ाद हुआ। ठीक है, क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी दी जिससे आज़ादी का काफिला और कारवां आगे बढ़ा, लेकिन गांधी ने जो रास्ता दिखाया था उंगली पकड़ करके, वही रास्ता ऐसा है जो साझी संस्कृति का है, सबको साथ लेके चलने का है, ग्रामीण स्वराज का है, स्वावलंबी भारत का, आत्मनिर्भर भारत का है। तो इन 75 सालों में हम कितना समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत बना पाए, एक तो हमें इसका आंकलन बहुत ईमानदारी से करना चाहिए। अब कोई हम पिछलग्गू राष्ट्र की भूमिका में नहीं बचे हैं। इस बात का गर्व और गौरव हर भारतीय को होना चाहिए। हमारे अंदरूनी मामले हैं, किसानों का मामला, उस पर हमारी अतुल अंजान जी की कमोबेश एक जैसी राय होती है और इन समस्याओं का हल होना चाहिए। ये किसान यूनियन के मसले नहीं हैं, ये रूरल इंडिया के मसले हैं। ये रूरल अनरेस्ट है, उसकी आमदनी घट रही है, उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो छोड़ दीजिए। अब जब स्टील के दाम 2 गुने ज़्यादा हो गए तो उसको लाभकारी मूल्य क्यों नहीं मिलना चाहिए?
8,000 रुपये पर महीने के हिसाब से एक किसान परिवार की आमदनी है जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से भी कम है। जी। जहाँ तक प्रधानमंत्री के और संबोधन हैं उस पर हमें बहस नहीं करनी चाहिए, वो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। और मुझे प्रसन्नता है, चाहे इंदिरा जी के नेतृत्व में हो, चाहे पंडित नेहरू के नेतृत्व में हो, चाहे अटल जी के में हो, और चाहे अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो। जो बाहर की चुनौतियां हैं उसको सारे भारतीयों ने 135 जो भी भारत की जनसंख्या रही थी सब पंक्तिबद्ध होकर खड़े होकर के देश के साथ और देश के प्रधानमंत्री और तिरंगे झंडे के साथ खड़े रहे हैं। हमारी किसी भी आंतरिक कमजोरी का फायदा कोई पड़ोसी जो ताक लगाए बैठे लोग हैं, क्योंकि सीमा पर तो तनातनी है। अब ये नहीं कह सकते हैं कि हम तनातनी कर रहे हैं, चीन नहीं कर रहा है, पाकिस्तान नहीं कर रहा है, ये हम सब देख चुके हैं। संसद में भी बहस हुई है, संसद में रक्षा मंत्री ने भी दोनों भूतपूर्व रक्षा मंत्रियों के साथ शेयर किया है। और अभी जो सबसे बड़ा खतरा है, मेरे मित्र अतुल अंजान एग्री करेंगे, नाटो की वापसी के बाद जिस तरह से तालिबान ने कब्जा किया है या करने वाला है काबुल पर, वहां से श्रीनगर बहुत दूर नहीं है। और बीच में जो सरकार है पाकिस्तान की वो इंडिया से अनफ्रेंडली है और आयका अलकायदा से और तालिबान से करीबी है। लिहाजा इन सारे खतरों को मद्देनजर रखते हुए हमें इन सारी चीजों का विश्लेषण करना चाहिए। ठीक है सर, आप रहिए। रतन शारदा साहब, मैं आपका रुख कर रहा हूँ, सबकी बातें आपने सुनी है, मैं सिर्फ इसमें एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के बाद अब सबका प्रयास भी जुड़ गया है और ये इस तरह की कोशिश प्रधानमंत्री करना चाहते हैं और इस तरह का प्लान तैयार है। लेकिन आपने अतुल अंजान साहब को भी सुना, सुप्रिया सुनीत को भी सुना और सवाल वही खड़े हो रहे हैं। देखिए, मैं ऑपोजिशन पार्टी का क्रिटिसिज्म करने का हक मानता हूँ, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, लेकिन मैं आज के दिन कड़वी बातें करना अवॉइड करूंगा। मैं दिन रात वाद विवाद में इन लोगों से काफ़ी बात जूझ चुका हूँ, तो उसकी बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा कि मोदी जी का आज विजन क्या था, मोदी जी का संदेश क्या था। मोदी जी का संदेश आज शुरू नहीं हुआ, कल ही शुरू हो गया था। उन्होंने कहा कि पार्टीशन की त्रासदी में जो लाखों लोग मारे गए, उस ट्रेजेडी को हम एक शोक दिवस के रूप में मनाएंगे 14 अगस्त को। इस प्रकार जो हम इतिहास को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, उस व्हाइट वॉशिंग को रोककर और इतिहास का सही चित्र लोगों तक पहुंचे। हम जो लाखों लोग इस सत्तातरण में और इस झूठे एक गलत पार्टीशन के अंदर जिनका बलिदान हो गया, उनको याद करें। पहला उनका पॉइंट था जो उन्होंने इतिहास के पुनर्लेखन के बारे में स्पष्ट किया। दूसरी बात, इससे अधिक पॉजिटिव भाषण मोदी जी का मुझे निकट भविष्य में मैंने सुना, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा, जिसके अंदर कोविड से फैली निराशा से एक बहुत आशावादी 25 साल का विजन लेकर उन्होंने जो विषय रखा, उन्होंने 1-2 साल की बात नहीं की, उन्होंने शॉर्ट टर्म बात नहीं की जो राजनीति करते हैं। उन्होंने 25 साल बाद उन्होंने ये कहा कि जो एजेंडा में सेट कर रहा हूं 25 साल बाद के जो प्रधानमंत्री होंगे उसी की बात करेंगे। उनकी पॉजिटिविटी देखिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा था, हम जानते हैं बैठे जो भी बोल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस गति से काम हुआ है पिछले, लेकिन सुप्रिया जी ने एक सवाल उठाया था, मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, सुप्रिया जी ने एक सवाल उठाया था कि 3 साल से 100 लाख करोड़ की बात हो रही है। देखिए, मैं वो इनके मैंने कहा ना, मैं तो अपनी बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। अभी मुझे ये बताइए कि 70 साल में लोगों के घर में पानी से पाइप से पानी नहीं जाता था, टॉयलेट नहीं थे, घर नहीं थे, इसको भी आप जुमला कहेंगे? तो अगर घर घर जल पहुंच रहा है, इसकी समस्या आपको क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक नहीं बना, उस पर बात करने में क्या चिंता है? 80% जो किसान है उनकी जमीनों के मामले बार बार बढ़ रहे कट रहे हैं, उसके बारे में स्पष्ट किया, उसमें क्या किसी को संकट हो सकता है? महिलाओं को 70 साल 75 साल सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं थी, कभी किसी ने सोचा? वो उन्होंने दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाइड्रोजन का ग्रैंड मिशन, देखिए देश ग्रैंड विजन से बनते हैं, देश किटकिट से छोटी छोटी बातों में झगड़े करने से नहीं बनते। जो किसानों की बात करें, कांग्रेस पार्टी ने यही मुद्दे मैनिफेस्टो में रखे थे, बार बार स्पष्ट है। आज उसको लेकर अगर वो अपना एक अलग मुद्दा खड़ा करने की अलग बात है। देश के अंदर 75 साल में डिफेंस के सेक्टर में कभी आत्मनिर्भरता की बात हुई क्या? हम एक सुई से लेकर पिस्तौल से लेकर हर चीज इंपोर्ट करते थे, आज हमने एक पूरा वायुपोत खड़ा किया है, हमने अपना जहाज खड़ा किया है और आगे निर्भरता बढ़ उसको इंडिपेंडेंस। देखिए, आपको आदत है बहुत दुखी मुंह बना के बात करती है, मैंने आपको टोका नहीं, आपने जो जहर बोलना था बोल दिया, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। रतन जी अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। युवकों को
देखिए इस तरुणों के अंदर उन्होंने जो कहा कैन मैं डू तो कुछ स्पिरिट, बोला भी नहीं। इसका स्वागत होना चाहिए। मैं आ रहा हूं सुप्रिया जी, उन्होंने जो आपको भी तरुणों मौका के दूंगा लिए मैं जवाब मार्ग रखा उसका स्वागत होना चाहिए। और उन्होंने जिस प्रकार से हर विषय लिया, बॉर्डर स्टेट के ऊपर ध्यान, कश्मीर का क्या हाल था हम जानते हैं। कश्मीर के अंदर क्लॉक टावर में आज जगमगा रहा है तिरंगा, उसकी देन देखिए। नॉर्थ ईस्ट के ऊपर ध्यान दिया, नॉर्थ ईस्ट के अंदर घटते हुए टेररिज्म का, सेपरेटिज्म का जो कमी हुई है, जो कश्मीर में कमी है, उसको आप देखिए। ये बॉर्डर स्टेट पे ध्यान देना, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना, जल पर ध्यान देना, गरीबों के लिए काम सर करना, भाषण इसमें भाषण कौन सी भाषण हम चीजें सबने जिसको सुना था सर। आपत्ति है? आप जो सवाल उठाए गए अगर उस पर जवाब दे देते, लेकिन उसके पहले मैं एक बार सुप्रिया को भी चर्चा में लाना चाहूंगा। सुप्रिया जी, आप कुछ कहना चाह रही थी। मैंने किसान का जवाब दिया। मैं दो चीजें कहना चाहती हूँ। अभी मैं किसान का एबीपी जवाब न्यूज दे का रतन ही जी, एक मैं फिर आ जाऊंगा सर्वे, आपके पास। सर एक मिनट, मैंने एबीपी न्यूज का एक सर्वे देखा और उसमें हम पॉलिटिशियंस तो पार्ट नहीं लिए थे, उसमें तो आम जनता ने अपनी राय दी है। आपने पूछा था 10 में से कितना मार्क्स दीजिएगा मोदी जी के भाषण को, और उसमें 56% जनता ने 0 में से 4 नंबर दिए, अधिकांश देश की जनता ने। तो पहले तो मैं ये बता देना चाहती हूं कि जिन लोगों के लिए आज जुमला बोल रहे थे वो भी आपके जुमले सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि देश की जो वस्तुतः स्थिति है उसके बारे में बात ही नहीं हो रही है। 54 करोड़ वैक्सीन लग गए, जी नहीं, 8.5% जनता को ही, 12 करोड़ से कम लोगों को ही डबल वैक्सीनेशन लगा है अभी। ये कहना जरूरी है। यहां पर कहना जरूरी है, कैन डू स्पिरिट बिल्कुल होनी चाहिए देश में। हमारा सबसे युवा राष्ट्र है दुनिया का, लेकिन हमारे युवाओं के लिए आप क्या अपॉर्चुनिटीज बना रहे हैं? आप 100 लाख करोड़ 3 साल से ये रिकॉर्ड आपका अटका हुआ है, आपने कितनी नौकरियां बनाई ये पूछना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट की बात अभी बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे थे, मैं पूछना चाहती हूं, गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है असम और मिजोरम में, ये नॉर्थ ईस्ट की शांति लग रही है आपको? आपको रतन जी पक्ष रख रहे हैं, आपको लग रहा है ये नॉर्थ ईस्ट की शांति लग रही है? केवल मैं बीजेपी के प्रवक्ता नहीं, इतना कहा मैंने। सॉरी, मैंने सुना नहीं था कौन है, नहीं है, मैंने सुना अगर नहीं था एबीपी नहीं ला सका बीजेपी का प्रवक्ता, मेरी गलती नहीं है। बीजेपी अच्छा, नहीं मुझे आती, नहीं मेरी पता था। गलती नहीं है। रतन जी, मैंने एक नागरिक मुझे के नहीं नाते पता जो था, कहा है, मैं सुन नहीं नागरिक के पाई नाते थी। कहा है, इसलिए आप एकदम कुड़िए मत। मैंने कोई बीजेपी की बात नहीं है, मैं बीजेपी को डिफेंस करने का नहीं बैठा मुझे नहीं सुनने में आया था कि एक मिनट मैं मुझे नहीं पता था कि बीजेपी के प्रवक्ता, नहीं बातें सुन के लगा, मुझे पता भी नहीं था रतन शारदा जी वो तो आरएसएस के हैं, अब समझ में आ गया। तो रतन शारदा जी जो बोल रहे थे वो गलत बोल रहे थे, और इसलिए गलत बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री ने आज एक बहुत अहम बात करी है, और वो बात याद रखिएगा। उन्होंने क्या कहा? 80% किसानों के पास 2 हेक्टेयर कम से भूमि है। ये सही है। उन किसानों के लिए आपने ऐसा बिल बना दिया जो वो बड़े बड़े पूंजीपतियों के अधीन हो जाएंगे। आपको लग रहा है 80% किसान इस देश के उत्तर प्रदेश से जाकर कोयंबटूर में अपना धान बेचेंगे या अपना गन्ना बेचेंगे? ये किस तरह के कानून आपने बनाया? आज तो सच आपके मुंह से ही बयां हो गया। मैं सिर्फ छोटी सी बात ये कहकर अपनी बात खत्म करूंगी कि प्रधानमंत्री महोदय जी, बड़ी बातें करने का वक्त होता है, बिल्कुल देश बड़े विजन से चलता है, लेकिन देश सच से अवगत होकर भी चलता है। आप सत्य से बड़े परे लगे आज, और इसीलिए 56% देश की जनता को लगता है कि आपका भाषण 0 से 4 नंबर की कैटेगरी में है, फेल है आप आज अपने भाषण में। ये मैं बता देना चाहती हूँ, ये आपका सर्वे है, ये कोई मेरा सर्वे नहीं है। फेलियर होता है 40% से कम। ठीक है रतन जी, मैं छोटी सी बात करूंगा। किसान बिल वही है जो कांग्रेस का बिल था, उसमें कुछ फर्क नहीं है। और हम एस्यूम कर ले कि लेने वाले पूंजीपति होंगे, ये इनकी सोच है। पूंजीपति ना ले, इसके लिए बिल के अंदर सुधार हो सकता है। बिल रिपील करने के बाद जिन्होंने मैनिफेस्टो में डाला था, आज रिपील करने की बात करेंगे, तो ये केवल इनका पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म है। दूसरी बात, किसान नहीं जाएगा कोयंबटूर में, कोयंबटूर का मालिक आएगा वहां पर किसान के यहाँ से जमीन लेने के लिए, अनाज लेने के लिए। पंजाब के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है कि नहीं? पंजाब के अंदर ये सारा हो रहा है कि नहीं? सालों से हो रहा है। पंजाब में कांग्रेस का राज है। क्या आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वापस ली? आपने पेप्सिको को बंद किया? गलत बात आप कह रहे हैं किसानों के बारे में। मुझे लगता नहीं कि आपको पूरी जानकारी है, सोचा बोल दूं यहाँ पे। आपको आदत है कोई बोलता उसमें जो टोकने की। जो 600 किसानों की शहादत हो गई वो पॉलिटिकल फाइट में मर गए, आपको लगता है? 600 किसानों की शहादत हुई है शारदा जी, कुछ तो शर्म कर लीजिए। उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला जाएगा। 600 किसानों की शहादत हुई है, पंजाब के अंदर कुछ भी बोलिएगा यहाँ पर। ने कहा, क्या बात करते हैं? पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने कहा थोड़ी तो संवेदना लाइए, एक शब्द नहीं उन किसानों के लिए। बोलने की बीमारी है, सब नौटंकी करते हुए बेचारे मर गए। एडिटर रह चुकी है, एंकर रह चुकी है। मैं आपके कार्यक्रम में आ चुका हूँ, आप मेरी बीमारी आप कंट्रोल करेंगे एंकर। मैंने कहा पंजाब के अंदर फार्म बिल को कैंसिल किया उन्होंने, अमरिंदर ने। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, 600 किसानों की शहादत हुई है साहब, कुछ तो बोलिए।
आप अभी भी दिक्कत बोलिएगा ये इनको पॉलिटिक्स सही है। बात बोलने में 600 दिक्कत किसानों की है। शहादत के बाद 9 आप महीने ये हो बताइए, गए पंजाब सड़कों के पे अंदर बैठे फार्म हैं। बिल लागू नहीं होना था। 9 महीने उनको हो गए, दिल्ली के किसान border सड़कों ठीक है पे रतन बैठे जी, हैं। सुप्रिया जी, मैं आप क्या दोनों बात को रोक करते रहा हूं हैं क्योंकि आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं, आप और शहादत की बात अगर एक एक करके बोलेंगे तो आपकी बात ज्यादा बेहतर तरीके से जा पाएगी। रतन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन मेजर जनरल ए के सिवाच साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतन जी, उन्होंने किसान बिल रिजेक्ट कर दिया था, तो किसानों को मैं दिल्ली एक बार border सिवाच पे साहब क्यों को भी इस भेजा चर्चा में शामिल उन्होंने? करना क्यों चाहूंगा। कहा कि सिवाच जाओ? साहब, इशारों इशारों में प्रधानमंत्री मोदी ने आज राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मुद्दा था उसको भी वो छू कर गए, और उसमें ये संदेश भी देकर के गए कि हम हर स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हाँ बिल्कुल, देखो उन्होंने बड़े साफ सुथरे शब्दों में इशारों में दोनों तरफ चीन और पाकिस्तान को इशारा किया। चीन को एक प्रकार विस्तारवादी गतिविधियों के लिए, बल्कि जो साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में कर रहा है वो इंडो पैसिफिक में, और जिस प्रकार से वो लद्दाख के अंदर आया था पिछले साल, उसके बारे में उसने साफ सुथरे शब्दों में बता दिया कि जब तक यथास्थिति अप्रैल 2020 की नहीं होगी तब तक भारत मानने वाला नहीं है, बायलैटरल रिलेशन नहीं इंप्रूव होंगे। और एक प्रकार मुझे लगता है चीन को एक बहुत बड़ा धक्का है, और चीन को समझ आ रही है कि ये बदला हुआ भारत है, ये 2020 का और 2021 का भारत है। और आज मुझे लगता है चीन भी काफी चाहता है कि हमारे से रिलेशन इंप्रूव करें, मगर भारत ने बहुत साफ सुथरे शब्दों में बताया कि बायलैटरल रिलेशन इंप्रूव नहीं होंगे जब तक हमारे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में पीस और ट्रैंक्विलिटी नहीं आएगी। और ये जो विस्तारवादी गतिविधियों का एक प्रकार आप काउंटर करें जैसे क्वाड के साथ मिलके, ये चीन को समझ आ गया है, और चीन इससे काफी डरा हुआ है, स्पेशली क्वाड से। जब से भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का समूह बना है इंडो पैसिफिक में, जिसके 3 मिशन हैं, ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर और मेंटेनिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ ऑल नेशन, ये मुझे लगता है चीन को साफ समझ आ गया है। इसके बाद जो पाकिस्तान के बारे में उन्होंने टेररिज्म के बारे में बात की, कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक हब सेंटर टेररिज्म का, और पाकिस्तान जो आज विक्टिम कार्ड खेल रहा है कि हमें टेररिज्म से हम भी लड़ रहे हैं, तो ये बहुत साफ सुथरे शब्दों में बताया ये टेररिज्म पैदा किसने किया? पैदा तो आपने किया, तो आप आज उसके विक्टिम हैं, क्योंकि आप जो है पाकिस्तान एक एपी सेंटर है। और तीसरा, कहीं ना कहीं इशारों में उन्होंने अफगानिस्तान की सिचुएशन को भी बताया कि भाई जिस प्रकार से तालिबान टेक ओवर करने वाला है, और उसमें भारत का क्या हो सकता है, और भारत ने क्या हिसाब से अभी अपने जो है अगली रणनीति बनानी चाहिए। तो मुझे लगता है ठीक है सर, इस पर विस्तार से बात भी करेंगे सिवाच साहब। उन्होंने पॉइंट बताए, समय थोड़ा कम है हमारे पास। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।